हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं आप लोग के लिए किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ वीडियो का, जिसमें कि हम लोग ये जो टॉपिक है एंड अर्ली एम्पायर इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके सब टॉपिक्स भी इसमें पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके बगल में जो ये बॉक्सेस में दिए हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे और हम मैप को भी अच्छे तरह से देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, तब आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एन अर्ली एम्पायर। एन अर्ली एम्पायर जिसका कि मतलब होता है एक आरंभिक साम्राज्य। देख सकते हैं आप लोग, आरंभिक साम्राज्य। एम्पायर मतलब साम्राज्य होता है, अर्ली मतलब आरंभिक। पढ़ते हैं हम लोग इसको। The growth of Magध culminated in the emergence of the Mauryan Empire. मगध के विकास के साथ ही साथ मौर्य समाज का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, who founded the empire 321 BCE, extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga, present-day coastal Odisha. मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोग को 1 मार्क्स के क्वेश्चन में याद कर लीजिएगा। और जिसके जो कि लगभग 321 ईसा पूर्व को हुआ था, जिसका कि स्थापना तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र यानी कि उनके पोता, बेटे के बेटे अशोक थे। उनके बेटे कौन थे? बिंबिसार। सॉरी, मेरे को नाम में कन्फ्यूजन है। और उनके बेटे थे अशोक, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। कलिंग यानी जिसको कि आधुनिक उड़ीसा के नाम से हम जानते हैं, उसको पहले कलिंग नाम से जाना जाता था, पर विजय प्राप्त की थी उन्होंने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यज, ये है इसका फर्स्ट सब टॉपिक। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य समाज के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। These include archaeological finds, especially sculptures. इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है और विशेष करके मूर्ति कला। Also valuable are contemporary works such as the account of Megasthenes. मेगास्थनीज कौन थे? A Greek ambassador to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी यानी कि ग्रीक राजदूत मेगास्थनी द्वारा लिखा गया विवरण, which survives in fragments. Another source that is often used in is the Arthashastra, part of which were probably composed by Kautilya or Chanakya, traditionally believed to be the minister of चंद्रगुप्त। तो आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है मेगास्थनी के द्वारा लिखे गए। और एक और स्रोत है जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र, जिसको किसने लिखा था? चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे या चंद्रगुप्त के मंत्री थे। एक्चुअली वो मंत्री तो थे धनानंद के दरबार में, उनको तिरस्कृत कर दिया था, उनके अपमान किया था, तब वो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उसे बदला लिए थे। तो ऐसा ही था कुछ कहानी। आप लोग इस पर एक सीरियल भी बना था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी आप लोग देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। Besides, the Mauryans are mentioned in later Buddhist, Jain and Puranic literature as well as in Sanskrit literary works. साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वांग्मय में भी मिलता है। While these are useful, the inscriptions of Ashoka on rocks and pillars are often regarded as amongst the most valuable resources. यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। Ashok was the first ruler who inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces, natural rocks as well as on polished pillars. मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। He used the inscriptions to proclaim what understood to be Dham. अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। This included respect towards elders, generosity towards Brahmins and those who renounced
renounced worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religions and traditions other than one's own. अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया और इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मण के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल था। अब हम लोग सेकेंड इसका सब टॉपिक पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। There were 5 major political centers in the empire: the capital Patliputra and the provincial centers of Taxila, Ujjaini, Tosali and Suvarnagiri, all mentioned in Ashokan inscriptions. तो उस समय मौर्य समाज के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और जिसको अभी पटना कहते हैं, और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere from the present-day northwest frontier provinces of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India. यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या Could this vast empire have had a uniform administrative system? क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? Historians have increasingly come to realize that this is unlikely. इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। The regions included within the empire were just too diverse. Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Odisha. साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र। It is likely that administrative control was strongest in areas around the capital and the provincial centers. यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। These centers were carefully chosen, both Taxila and Ujjaini being situated on important long-distance trade routes, while Suvarnagiri, literally the Golden Mountain, was possibly important for tapping the gold mines of Karnataka. और इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। यहाँ एक मैप दिया गया है, इसमें अशोक के अभिलेखों का वितरण दिया गया है, बहुत सारी जगहों के नाम दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तक्षशिला है, यहाँ पे पाटलिपुत्र, सांची, उज्जैनी, ऐसे ही सब कुछ दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। इधर के एरियाज में चोलास, पांड्यास और चेराज आ गए थे बाद में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। Communication along both land and riverine routes was vital for the existence of the empire. साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। Journeys from the center to the provinces could have taken weeks if not months. राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। This meant arranging for provisions as well as protection for those who were on the move. इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। It is obvious that the army was an important means for ensuring the latter. यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees for coordinating military activity. Of these, one looked after the navy, the second managed transport and provisions, the third was responsible for foot soldiers, the fourth for horses, the fifth for chariots, chariots मतलब रथ होता है, and the sixth for elephants. मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी का यातायात और खान पान का संचालन करना था, तीसरा का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथा का अश्वारोही मतलब घोड़ों का देखभाल, पांचवा का रथरोही यानी कि रथों का संचालन करना था, और छठा का था काम हाथियों का संचालन करने का। The activities of the second subcommittee were rather varied, arranging for bullock carts to carry equipment, procuring food for soldiers and fodder for animals, and recruiting servants and artisans to look after the soldiers. दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था।
उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। Ashoka also tried to hold his empire together by propagating Dham, the principle of which, as we have seen, were simple and virtually universally applicable. This, according to him, would ensure the well-being of people in this world and the next. Special officers known as the Dham Mahamat were appointed to spread the message of Dham. अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अब हम लोग इसका थर्ड सब टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में और उम्मीद है आप लोग को ऊपर के दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। India was then under colonial rule and was part of the British Empire. इंडिया इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India both challenging and exciting. 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। Also some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculpture, were considered to be examples of the spectacular art typical of empires. साथ ही प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious as also more humble than later rulers who adopted grandiose titles. Grandiose मतलब होता है भव्य। So it is not surprising that nationalist readers in the 20th century regarded him as an inspiring figure. इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना था। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस में, इसका आंसर मुझे आप लोग से चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं बता दूंगी, बट मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप लोग अपने से दें। येट हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द मौर्यन एम्पायर। फिर भी मौर्य समाज कितना महत्वपूर्ण था। इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स विच इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिससे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। Besides, if you look at map 2, you will notice that the empire did not encompass the entire subcontinent, and even within the frontiers of the empire, control was not uniform. By the 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखेंगे तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के भी अंतर्गत नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। अब हम लोग पढ़ेंगे चोला, चेरा, पांड्यास के बारे में, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप यानी राजधर्म के नवीन सिद्धांत। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, दक्षिण के राजा और सरदार। द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज्ड इन द डेक्कन एंड further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilkam, the name of ancient Tamil country which included parts of present-day Andhra Pradesh and Kerala in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous. उपमहाद्वीप के डेक्कन यानी कि दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, उन सबको मिलाकर तमिलकम उस समय कहा जाता था, में चोला, चेरा और पांड्या जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। चीफ्स एंड चीफडम्स। अब हम जानते हैं चीफ्स और चीफडम्स क्या है। अ चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज किंग फोल्क।
उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। His functions may include performing special rituals, leadership in warfare and arbitrating disputes. सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। He receives gifts from his subordinates, unlike kings, who usually collect taxes and often distributes these amongst his supporters. Generally, there are no regular armies and officials in chiefdoms. वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करता है और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। ये आ सकता है क्वेश्चन, हाउ चीफ्स आर डिफरेंट फ्रॉम किंग्स। तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिल गया कि राजा कर लेते हैं, वो लोगों से भेंट लेता है और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण कर देते हैं। अब लोग आज चलते हैं आगे। We know about these states from a variety of sources. हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। For instance, the early Tamil Sangam text contain poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources. उदाहरण के तौर पे प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं और कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। Many chiefs and kings, including the Satavahanas, who ruled over part of western and central India, and the Sakas, a people of Central Asian origin who established kingdom in the northwestern and western parts of the subcontinent, derived revenues from long-distance trade. कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, यानी जो मैंने पढ़ा सतवाहनास, लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। Their social origins were often obscure, but as we will see in the case of Satavahanas, once they acquired power, they attempted to claim social status in a variety of ways. उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सतवाहना शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिवाइन किंग्स। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डीटीज। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट exemplified by the Kusnas, 1st century BC से 1st century CE तक, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notions of kingship they wish to project are perhaps best evidenced in their coins and sculpture. कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। Colossal statues of Kushan's rulers have been found installed in a shrine at Math near Mathura, Uttar Pradesh. Similar statues have been found in a shrine in Afghanistan as well. उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास मठ एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। Some historians feel this indicates that the Kushanas considered themselves godlike. Many Kushan rulers also adopted the title Devputra or Son of God, possibly inspired by Chinese rulers who called themselves sons of heavens. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। संभवतः वे उन चीन शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। By the 4th century, there is evidence of larger states including the Gupta Empire. 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। Many of these depended on Samantas, men who maintained themselves through local resources, including control over land. इनमें से कई साम्राज्य समानतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। They offered homage and provided military support to rulers. Powerful Samantas could become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordination.
वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions, including prasastis composed in praise of kings in particular and patrons in general by poets. गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as work of poetry, rather than as accounts that were literally true. यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। The Prayag Prashasti, also known as the Allahabad Pillar inscription, composed in Sanskrit by Harisena, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta rulers, 4th century CE, is a case in point. उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा था, वही दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने पढ़ा दी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके। और ये बगल में जो है सैंड स्टोन स्कल्पचर है कुषाण किंग का, यानी कि बलुआ पत्थर से बनी हुई कुषाण राजा की एक मूर्ति। यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिए गए हैं जो कि कुषाण के हैं। कनिष्क रिवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, माने अग्रभाग कनिष्क है और पृष्ठभाग देवता है। यहाँ पे पांड्या सरदार और सेनगुत्तु वन की वन यात्रा के बारे में दिया हुआ है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेना चाहिए सब कुछ जो बुक में दिया रहता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। 2 टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए, बाकी के और टॉपिक्स को मैं अगले वीडियो के अगले पार्ट्स में कवर कर दूंगी। और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।